Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4, India, Flora and Fauna. Students, flora stands for plant life and fauna stands for animal life. अब मेरी बात सुनो बच्चा, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भाई इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में कितनी टाइप की प्लांट लाइफ हमारे पास अवेलेबल है, कौन सा फॉरेस्ट अवेलेबल है, साथ ही साथ डिफरेंट एरियाज में कौन से एनिमल अवेलेबल हैं, इन सबको इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भाई हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे गेट सेट सेक्शन में। गेट सेट सेक्शन में हमें नेम्स गिवन है, कुछ मेडिसिनल शर्ब्स के, कुछ ट्रीज के और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो आपको उस इन्फॉर्मेशन को पढ़कर समझना है कि ये इन्फॉर्मेशन किस पर्टिकुलर शर्ब या ट्री की बात कर रही है। तो आई एम अ ग्लोइंग हर्ब, मैं ग्लोइंग हर्ब हूँ। मुझे जब तुम चाय के साथ उबालोगे तो मैं कोल्ड कफ फीवर को ट्रीट कर दूंगी। तो वो कौन है बच्चा? बेसिल। बेसिल का मतलब क्या होता है? तुलसी। ठीक है। सेकंड है कि भाई मेरी तो पत्तियां, छाल बोले तो बाग और फ्लावर्स, सारा ही कुछ बहुत यूजफुल है। वो भी कैसे? मेडिसिनली बहुत यूजफुल है। मेरे पेट की चाहे पत्तियां हो, चाहे बाग हो, चाहे फूल हो, सबसे कोई ना कोई मेडिसिन बनाया जाता है। कई बार डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए और कई बार स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। तो मैं हूँ नीम। बच्चा, नीम का पूरा की पूरा पेड़ बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, यूजफुल है। ठीक है बात। देन आई एम यूज एक्सटेंसिवली बाय कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। मैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज आता हूँ और कई बार डॉक्टर मुझे स्किन डिसऑर्डर ट्रीट करने में भी यूज करते हैं। तो वो है बच्चा एलोवेरा। ये बात हो ना, एलोवेरा बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में। एलोवेरा जेल तो आपने देखा ही होगा कितनी बार, अभी हम लोग बहुत सारे रील्स में कहीं कहीं पर देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं कि आप जो शैम्पू कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लें, रात को सोने के पहले एलोवेरा जेल लगा लें। भाई पता नहीं क्या क्या हो रहा है किसका, एलोवेरा जेल का। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में तो बहुत यूज़ हो रहा है और डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि भाई जिसको स्किन डिसीज़ है वो एलोवेरा जेल लगाए। नेक्स्ट है कि भाई मैं हर्ब हूँ। ग्रीनिश येलो फ्रूट मेरा होता है। जो मेरे फ्रूट्स हैं वो रिचेस्ट सोर्स हैं विटामिन सी के। तो इसमें आएगा आंवला। ठीक है। मैं एक ट्री हूँ, हार्ट शेप की मेरी लीव्स हैं, इस तरीके की इसकी क्या होती है? लीव होती हैं। ठीक है। जो मेरा फ्रूट है उससे लेक्सेटिव बनता है। अब लेक्सेटिव क्या होता है बच्चा? जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए दवाई बनाई जाती है। किससे? इस ट्री के फ्रूट से, है ना। और इसकी जो रूट्स होती हैं उससे गाउट को ट्रीट किया जाता है। अब गाउट का मतलब क्या होता है वो जरा ध्यान से सुनो। गठिया, आप लोगों ने सुना होगा ना कई बार। हमारे घरों में कुछ लोग बोलते हैं कि यार गठिया की प्रॉब्लम हो गई है, ठंड में उसके हाथ पैर थोड़े से अकड़ रहे हैं, हड्डियों मतलब जहाँ पर जॉइंट्स हैं वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो गाउट की प्रॉब्लम रूट सॉल्व कर देती है मेरी। मेरा जो फ्रूट है उससे लेक्सेटिव बनता है, मतलब पेट साफ करने की दवाई बनती है। और मेरी पत्तियां हार्ट शेप की हैं। तो बताओ मैं कौन हूं? तो वो है बच्चा पीपल। चलो, अब हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर को। तो जो नेचर है उसने हमारी कंट्री इंडिया को वैरायटी में फ्लोरा मतलब प्लांट्स और फौना मतलब एनिमल्स दिए हैं। हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। आम, नीम, पीपल, संतरा और भी पता नहीं क्या क्या, ऐसे बहुत सारे प्लांट भी हैं। फौना की अगर हम बात करें तो एलिफेंट भी है हमारे पास, स्क्विरल भी है हमारे पास, आउल भी है हमारे पास, हॉर्स भी है हमारे पास, डोंकी भी है हमारे पास, ऑक्स भी है हमारे पास। तो इंडिया में भगवान ने कोई कमी नहीं करी प्लांट और एनिमल लाइफ देने में। वी हैव एम्पल वैरायटी ऑफ फ्लोरा, एम्पल वैरायटी ऑफ फौना। तो फ्लोरा स्टैंड्स फॉर प्लांट लाइफ एंड फौना फॉर एनिमल। फ्लोरा इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ दैट अपियर्ड ऑन द अर्थ। और बेटा जो प्लांट लाइफ है ये पहला फॉर्म है लाइफ का जो अर्थ के ऊपर अपियर हुआ। इसके बाद फौना आया और फौना के बाद आए एनिमल। पहले आए प्लांट, पेड़ पौधे, फिर आए एनिमल और फिर एनिमल के बाद आए हम ह्यूमन। ठीक है। तो प्लांट नहीं होते तो एनिमल नहीं होते और एनिमल नहीं होते तो हम नहीं होते, है ना।
बेटा वेजिटेशन भी और वाइल्ड लाइफ भी दोनों ही हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि भाई कैसे हैं, हम इन्हें क्यों इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं। पर इतनी बात ध्यान रखना, भले वो प्लांट लाइफ हो एनिमल लाइफ हो, दोनों ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। बेटा अब हम पढ़ेंगे फ्लोरा। फ्लोरा स्टैंड्स फॉर प्लांट लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन होता है प्लांट कवर। अब वो प्लांट कवर कैसा? हमारे घरों में लगाए गए या हमारे बागीचे में, हमारे गार्डन में लगाए हुए प्लांट कवर को हम कभी भी नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन में ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या कोई फॉरेस्ट किसी ह्यूमन बीइंग ने लगाया है? बिल्कुल भी नहीं लगाया है ना। ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और इनमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज ह्यूमंस ने नहीं किया है ना। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या है? ये प्लांट कवर है इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म विदाउट मच चेंजेस डन बाय ह्यूमन। ह्यूमन ने कोई चेंजेस इसमें नहीं किए, हमने कोई फॉरेस्ट भी नहीं लगाया है कि भाई स्मॉल ट्रीज आके आएंगे, बिग ट्रीज पीछे जाएंगे, फ्लावर्स वाले लेफ्ट में लगाओ, नॉन फ्लावरिंग राइट में लगाओ, ऐसा तो कुछ भी नहीं किया ना हमने। हमारी कंट्री जो है, इन आर कंट्री जो ओरिजिनल प्लांट कवर है उसमें फॉरेस्ट भी है, मतलब जंगल भी है, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, डेसिडियस फॉरेस्ट भी है, ग्रासलैंड्स भी है और स्क्रब्स भी है, ठीक है। फॉरेस्ट कहाँ पर ज़्यादा बढ़िया से ग्रो होते हैं? जहाँ पर इनफ रेनफॉल हो। देखो पानी के बिना तो पेड़ पौधे वैसे भी ग्रो नहीं होंगे, तो फॉरेस्ट कहाँ पर ज़्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं? जहाँ पर पर्याप्त रेनफॉल हो, मतलब इनफ रेनफॉल हो। They are normally conserved in areas not fit for cultivation. देखो बेटा, जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती गई, हमने फॉरेस्ट कवर को कम किया और वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड रेडी कर दी, क्योंकि जहाँ पर भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं थी वहाँ पर पहले कहीं ना कहीं पेड़ पौधे हुआ करते थे। हमने पेड़ पौधों को काटा, एग्रीकल्चर लैंड बना दी। तो फॉरेस्ट आज वहीं पर नॉर्मली कंजर्व किए गए हैं, उस एग्रीकल्चर लैंड पे जो फिट नहीं है किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए, है ना। ठीक है, जहां तक तो हमसे बन पड़ा है, हमने जंगलों को खत्म करने की कोशिश की। बहुत देर में हमारी गवर्नमेंट को समझ में आया भैया कि बिना फॉरेस्ट के तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल है, तब जाके थोड़ा बहुत जो बचा हमने उसको संभाला है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चा नेचुरल वेजिटेशन का इंडिया में, वो हम आप या कोई और डिसाइड नहीं कर सकता, कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता। उसे डिटरमाइन करता है तो कौन? क्लाइमेट। देखो बहुत ज़्यादा ये चीज़ क्लाइमेट पर ही डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि हर एक प्लांट की, हर एक ट्री की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। जब तक वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी वो प्लांट ट्री ग्रो नहीं कर पाएगा। कितनी बार हम लोग वो चाइनीज़ बम्बू घर में ले आते हैं ना, कांच की बॉटल में। हम देखते हैं कि थोड़े दिनों जब हम उसको नया नया लाते हैं तो वो ठीक रहता है, फिर एक स्टेक, फिर दो स्टेक, धीरे धीरे करके वो प्लांट पूरा सड़ जाता है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो प्रॉपरली ग्रो कर पाए। अगर ठंड में ग्रो कर भी गया तो जैसी गर्मी आएंगी वो ख़त्म होने लग जाएगा। क्योंकि उसको आदत ही नहीं है इतनी गर्मी की। तो इसीलिए बच्चा क्लाइमेट एक फैक्टर होता है जो डिटरमाइन करता है कि कौन सी प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, फॉरेस्ट कहाँ होगी। एक मेजर पार्ट है जो ओरिजिनल वेजिटेशन का, उससे डिस्ट्रॉय किया है ह्यूमंस ने। मैंने पहले ही बताया कि हमने जहाँ तक संभव हो चुका है वहाँ तक तो हम फॉरेस्ट को कट कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं? कई बार टिम्बर के लिए, कई बार एग्रीकल्चर लैंड के लिए, कई बार कॉलोनीज बनाने के लिए, है ना, और कई बार सुपर हाईवेज, रोड्स, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए। तो मेजर पार्ट जो है ओरिजिनल वेजिटेशन का वो तो हम खत्म कर चुके हैं फॉर डिफरेंट नीड्स। आज अगर हम बात करें तो 1/5 जो है टोटल एरिया का इंडिया वो फॉरेस्ट है। मतलब हमारे इंडिया में जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसका सिर्फ 1/5 ही क्या है? फॉरेस्ट कवर में है। आइडियली जो एक पैरामीटर रखा गया है वो ये है कि भाई हर कंट्री के पास उस कंट्री के एरिया का, जो भी उसका एरिया हो, भले वो 1000 स्क्वायर फीट का एरिया ही क्यों ना हो, उसका 1/3, जितना बड़ा आपका एरिया है उसका 1/3, ठीक है, जितना बड़ा एरिया है उसका 1/3 आपको क्या करना है? फॉरेस्ट कवर रखना है। इतनी सी बात है। पर हमारे पास बच्चा 1/5 है। इंडिया के पास कितना फॉरेस्ट कवर है? 1/5 प्रेजेंट में। पर एक्चुअल में होना कितना चाहिए? आइडियली 1/3।
अब बेटा इंडिया में जो नेचुरल वेजिटेशन है उसकी बहुत वाइड रेंज है। हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन वाला भी नेचुरल वेजिटेशन अवेलेबल है, तो आर्कटिक रीजन वाला वेजिटेशन भी अवेलेबल है। जो फॉरेस्ट है बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर हम उन्हें ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं 5 कैटेगरीज में, 1 2 3 4 5। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होगी वहाँ रहेंगे और गर्मी भी होगी वहाँ रहेंगे। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट वेजिटेशन, टाइडल फॉरेस्ट, अल्पाइन वेजिटेशन। तो फॉरेस्ट बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में, पर हम उसे फिर भी 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस, डेजर्ट वेजिटेशन, टाइडल फॉरेस्ट एंड अल्पाइन वेजिटेशन। अब बेटा ये जो डार्क कलर का एरिया तुम्हें दिख रहा होगा, डार्क ग्रीन, ये कौन सा एरिया है बच्चा? यहाँ पर मिलेंगे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक हुई बात। फिर यहाँ पर मिलेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये जो एरिया है इस एरिया में हमें मिल जाएंगे डेजर्ट, ठीक है। फिर हमारा जो टाइडल फॉरेस्ट का एरिया है वो बहुत थोड़ा सा हमारे पास है, ये देखो, ये टाइडल फॉरेस्ट वाला एरिया है ना, ये दिख रहा है। और जो ब्राउन है ये जो हिमालयन रीजन है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ पर अल्पाइन वेजिटेशन मिलेगा। तो तुमको थोड़ा कलर से हो सकता है थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो बेटा, ये वाला जो रीजन है ये है टाइडल फॉरेस्ट, है ना। चलो अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये रेनी स्लोप्स में मिलेंगे। कहाँ के रेनी स्लोप्स? वेस्टर्न घाट्स के। ये इंडिया है, ये इंडिया का ईस्ट है, ये इंडिया का वेस्ट है, तो ये रहे इंडिया के वेस्टर्न स्लोप्स, है ना। वेस्टर्न घाट्स यहाँ रहे, इन वेस्टर्न घाट्स के ये हैं वेस्टर्न स्लोप्स। यहाँ पर मिल जाएंगे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। इसके अलावा ये हमें कहाँ पर भी मिलेंगे? ईस्टर्न इंडिया में, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, वहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उनके लिए जो सूटेबल एरिया है वो सूटेबल एरिया है ये वाला ईस्टर्न, ये हमारे ये वाला एरिया। फिर साथ ही साथ यहाँ पर है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पर, है ना। चलो कुछ वेस्ट बंगाल के पार्ट में भी आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। ये जो एरिया है ये एक्सपीरियंस करते हैं हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट एंड ह्यूमिड मतलब गर्मी भी उतनी रहेगी, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी। क्यों रहेगी? ये लोग सारे एरिया पानी के आसपास है। विथ शॉर्ट ड्राई रीजन, ड्राई रीजन बहुत कम होगा, मतलब जो ठंडियों वाला जो रीजन होता है जहाँ पर हवाएं शुष्क हो जाती हैं वो वाला टाइम बहुत कम रहेगा। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा। एवरेज रेनफॉल लगभग 200 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। बेटा ये जो फॉरेस्ट है ना इनका कमर्शियल यूज़ बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इनमें जो हार्डवुड ट्रीज़ हैं उन्हें यूज़ करना कमर्शियली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ट्री स्पीशीज आर फाउंड टुगेदर एट वन प्लेस। एक ही जगह पे बहुत सारे वैरायटी के पेड़ मिल जाते हैं, इसीलिए हम सोचे कि यार एक जंगल में गए और सारे एक टाइप के पेड़ काट के ले आए, ऐसा इनके साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है बात। चलो अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये हिमालय के फूट हिल्स पे मिलेंगे। ये रहा हमारा इंडिया, तो ये हमारे हिमालयन इंडिया के हिमालय के फूट हिल्स पे भी मिलेंगे। फिर ये जो वेस्टर्न घाट है इसके ईस्टर्न साइड्स पे, ईस्टर्न स्लोप्स पे भी मिलेंगे। जो ईस्टर्न स्लोप है वेस्टर्न घाट्स का, जो रेनियर पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, वहाँ पर भी ये पेड़ में ये वाले फॉरेस्ट मिलेंगे। बिहार में, उत्तर प्रदेश में और झारखंड में हमें डेसिडियस फॉरेस्ट ही मिलते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस। बेटा ये जो रीजन होता है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर एक अलग ही टाइप का ड्राई सीजन, लॉन्ग ड्राई सीजन चलता है। When most of the tree shed their leaf, जहाँ पर बहुत सारे जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों को शेड कर देते हैं। लगभग 6 से 8 हफ्तों का टाइम ऐसा होता है बच्चा जब सारे पेड़ अपनी पूरी पूरी पत्तियां गिरा देते हैं। पर सारे ही टाइप के जो पेड़ हैं वो ऐसा नहीं करते हैं कि भैया एक ही टाइम पे सारी पत्तियों को गिरा दिया,
टीक और साल यहाँ के बहुत मोस्ट वैल्यूएबल ट्रीज हैं। अगर हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ट्री हैं टीक और साल। दूसरे इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं शीशम, महुआ, सैंडलवुड, खैर, सैमुल, बम्बू। बेटा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का हमने बहुत सारा जो एरिया था उसे कम कर दिया है। कैसे कम कर दिया है? फॉरेस्ट कट करके वहाँ पर लैंड बना दिए कल्टीवेशन के लिए। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रही है ना, उस रेट से बच्चा हमको फूड सप्लाईज भी देनी है, और फूड सप्लाईज देने के चक्कर में जंगलों को काटा और वहाँ पर सब क्या लगा दिए, गेहूँ, चावल, गन्ना, कुछ 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 और जितनी भी क्रॉप्स हैं आप सबका नाम याद कर लो कि भाई कौन सी क्रॉप लगाई होगी। हो सकता है हमने पल्सेस लगा दिए हो, ग्राम लगा दिया हो, मूंग लगा दिए हो। अब हम पढ़ेंगे भाई डेजर्ट वेजिटेशन को। तो जो डेजर्ट वेजिटेशन है वो कहाँ पर होगी? डेजर्ट से ही नाम पता चल रहा है भाई, जहाँ पर रेनफॉल भी कम हो और ह्यूमिडिटी भी कम हो। देखो ह्यूमिडिटी होगी तो रेनफॉल हो ही जाएगी, मतलब ह्यूमिडिटी नहीं है तभी तो रेनफॉल नहीं हुई। तो जहाँ पर ह्यूमिडिटी भी नहीं होगी, रेनफॉल भी नहीं होगी, वहाँ पर मिलेंगे डेजर्ट वेजिटेशन। टेम्परेचर भी हाई होगा। ये जो यहाँ पर जो ट्रीज होंगे वो वाइडली स्कैटर्ड होंगे। एक बेचारा ट्री यहाँ मिल जाएगा गलती से तो दूसरा यहाँ, हो सकता है तीसरा हो ही ना, एक बहुत बड़े एरिया के बाद आपको तीसरा ट्री मिले। यहाँ पर आपको बुशेस मिलेंगे, शब्स मिलेंगे, ठीक है, उन पेड़ों के बीच में। द ट्रीज आर वाइडली स्कैटर्ड विद बुशेस एंड शब्स बिटवीन देम। यहाँ पर छोटे 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 हो सकता है क्या मिल जाए आपको, बुशेस और शब्स मिल जाएंगी, कैक्टस वगैरह मिल जाएगा। प्लांट्स जो डेजर्ट एरिया में ग्रो होते हैं उनकी बहुत डीप रूट होती है। बच्चा डीप रूट क्यों होती है? क्योंकि पानी इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो जो रूट्स होती हैं उन्हें ज़मीन के अंदर गहराई तक जाना होता है काय के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? पानी। तो पानी लेने के लिए बेचारी जड़ें बहुत लंबा जाती हैं। तो वो प्लांट्स जो इन एरियाज में ग्रो होते हैं उनकी डीप रूट्स होती हैं। थिक बाक होता है, जो बाक जाता है, जो छाल होता है वो बहुत थिक होता है। लॉन्ग थ्रॉन्स होते हैं। जो लीव्स होती हैं, लीव्स काय का फॉर्म ले लेती हैं थ्रॉन्स का। जैसे कैक्टस में आपने जो ये वाला पार्ट देखते हो ग्रीन वाला, ये इसका वो है, क्या है, बार्क है। और ये जो उसके ऊपर कांटे आप देखते हो ना, ये कांटे उसकी पत्तियों का मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। चलो चलो चलो, डीप रूट होगी, थिक बार्क होगा, लॉन्ग थॉर्न्स होंगे। ये जो फीचर हैं ये इसलिए दिए गए हैं कि मॉइस्चर का लॉस कम से कम हो। वैसे तो पानी नहीं है, और अगर वाटर लॉस होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? जो डीप रूट्स होती हैं वो पानी को ऑब्टेन करके, वाटर को ऑब्टेन करके लाती हैं ग्रेट डेप्थ से। बेचारी कितना नीचे जाती हैं और वहां से पानी को लेके आती हैं। जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही स्मॉल होती हैं टू मिनिमाइज एवोपरेशन। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो एक पेड़ होता है उसकी पत्तियों से ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती रहती है। वो ज़मीन से जो पानी लेता है वो आसमान, मतलब एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को वापस दे देता है। तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस ना हो, मॉइस्चर लॉस ना हो, इसीलिए इनकी जो पत्तियां हैं वो थॉर्न बन जाती हैं। जो डेजर्ट वेजिटेशन है वो आपको पंजाब में मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, पार्ट्स ऑफ गुजरात और मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। तो डेजर्ट वेजिटेशन कहाँ कहाँ मिलेगा हमें बेटा? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। चलो, और डेक्कन प्लेट्यू के भी कुछ पार्ट में हमें मिल जाएगा। तो अब तो और स्टेट एक बार पूरे देख लिया हम, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अब कौन कौन से मेन ट्रीज यहाँ पर हमें मिलेंगे? अकाशिया, कैक्टी, बबूल, कीकर, ये पेड़ यहाँ पर होते हैं। तो आपको अगर पूछ लिया जाएगा कि भाई बताओ कि डेजर्ट फॉरेस्ट के मेन ट्रीज, तो क्या लिखेंगे आप? अकाशिया, बबूल, कीकर, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछ लिया कि नहीं अब हमें आप डेसिडियस का बताओ कि डेसिडियस में कौन से पेड़ मिलेंगे आपको, तो डेसिडियस में मिलेगा आपको शीशम, महुआ, सैंडलवुड, खैर, सीमुल और बैम्बू। ऐसे ही रेन फॉरेस्ट में कौन से मिलेगा? ये बोनी, रोजवुड और महोगैनी। चलो चलो चलो, अब हम चलते हैं आगे टाइडल फॉरेस्ट।
बेटा अब हम पढ़ेंगे टाइडल फॉरेस्ट को। तो बच्चा जो टाइडल फॉरेस्ट हैं उनका ही नाम क्या भी है, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। ये कहाँ पर होते हैं बच्चा, ये वहाँ पर होते हैं जहाँ सी वाटर हाई टाइड्स के थ्रू अंदर आ जाता है या फ्लड लेके आ जाता है। ठीक है बात, ये उन एरियाज में मिलेंगे जिन एरियाज को फ्लड करती हैं हाई टाइड्स सी वाटर की। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों में ही सर्वाइव कर जाते हैं। डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें कोस्ट लाइन पे मिलेंगे, ये है हमारी बड़ी सी कोस्ट लाइन और इस कोस्ट लाइन में हमें मिलेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट। टाइडल क्रीक्स, बैक वाटर्स, सॉल्ट मार्सेस कहाँ कहाँ मिलेंगे, कोस्टल लाइन में मिलेंगे, टाइडल क्रीक्स में मिलेंगे, बैक वाटर्स में मिलेंगे, सॉल्ट मार्सेस में मिलेंगे। जो लोअर डेल्टा है गंगा का, ब्रह्मपुत्रा का, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं, वहाँ पर भी हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे। दिस फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सुंदरी ट्रीज, और इन फॉरेस्ट में होते हैं सुंदरी ट्रीज। फ्रॉम विच द नेम सुंदरबन डिराइव्ड, ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये किसके नाम से डिराइव हुआ है बच्चा, सुंदरी ट्री के नाम से डिराइव हुआ है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वहाँ पर भी मैंग्रोव मतलब टाइडल फॉरेस्ट ही हैं। ये जो सुंदरबन नाम मिला है वो सुंदरी ट्री के कारण ही मिला है, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा में हमें मिलेंगे बहुत सारे सुंदरी ट्रीज। ये जो ट्रीज हैं ये प्रोवाइड करते हैं हार्ड, ऑयली एंड ड्यूरेबल वुड, हार्ड, ऑयली, ड्यूरेबल वुड, जिससे कंस्ट्रक्शन होता है किसका, बोट्स का, विच इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क भी होता है और बोट्स भी बनती हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क में भी हम सुंदरी ट्री को यूज़ कर सकते हैं, बोट्स को बनाने के लिए भी कर सकते हैं। बेटा अब हम पढ़ेंगे अल्पाइन वेजिटेशन को। तो अल्पाइन वेजिटेशन का ही दूसरा नाम माउंटेन वेजिटेशन है। ये अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, अपनी हाइट मतलब माउंटेन की जो हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा। मतलब जो माउंटेनियस या अल्पाइन वेजिटेशन है ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड। देखो हम सब ने पढ़ा है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड हाइट बढ़ेगी, हाइट इंक्रीज होगी, मतलब ऊंचाई पे आप जितना ज़्यादा जाओगे टेम्परेचर उतना कम मिलेगा। ये जो वेजिटेशन है माउंटेनियस रीजन में ये वेरी करेगा ट्रॉपिकल टू अल्पाइन टाइप, कहीं पर ट्रॉपिकल भी होगा तो कहीं पर अल्पाइन भी होगा। जैसे शिवालिक और हिमालय के जो फूट हिल्स है उसमें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिल रहा है, जिसमें साल सबसे इम्पॉर्टेंट ट्री है, बैम्बू एंड बुशेस भी हैं, है ना। अगर हम सब ट्रॉपिकल हील वेजिटेशन की बात करें तो इनमें ब्रॉड लीव होती हैं, एवरग्रीन ट्रीज होते हैं जैसे कि ओक, चेस्टनट, शेर। और ज़्यादा एल्टीट्यूड पे और ज़्यादा हाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर कॉनिफेरस हमको फॉरेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको पाइन, सिदार, सिल्वर फिर, दियोदर, स्प्रूस ये मेन ट्रीज मिलेंगे। हम 3500 की हाइट के तक जाते हैं या उससे ऊपर जाते हैं तो शर्ब्स और ग्रासेस मिलेंगी, कैसी, अल्पाइन वैरायटी की। इस बेल्ट के बाहर यहाँ पर हमें परमानेंट स्नो कवर मिलेगा। इस ऊंचाई 3500 की ऊंचाई से और ज़्यादा ऊपर जाओगे तो ऑब्वियसली बात है ना, फिर तो आपको क्या ही मिलेगा भाई, फिर तो आपको फॉरेस्ट ही मिलेगा। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. I'll make separate video for quick quiz.